नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। चुनाव से पहले पार्टियों ने कमर कस ली है और जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। मीटिंग का दौर लगातार जारी है, तो वहीं किस सीट से कौन नेता को टिकट दिया जाएगा, इस पर भी मंथन हो रहा है। और इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने मोहन लाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। बडोली मुख्यमंत्री नायब सैनी की जगह लेंगे और सैनी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो संगठन की कमान भी संभाल रहे थे। और बडोली की नियुक्ति के बाद राज्य में अब सैनी और बडोली के जोड़े विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालेंगे। मोहनलाल बडोली वर्तमान में राय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। वे अभी तक हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनने को उनके प्रमोशन के तौर पर भी ये देखा जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोहनलाल बडोली को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के मायने क्या हैं। मोहनलाल बडोली के लिए राह कितनी आसान होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दावे बीजेपी के नेता जरूर कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जो उससे वादे किए थे, जो उनकी अपेक्षाएं थी और जो उनके जनहित में फैसले लिए जाने थे, उनको लोकसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया जाता है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विफल सरकार है। उसके कुशासन और उसके जन विरोधी जो नीतियां थी उससे जनता आगाह हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में इसका एक ट्रेलर आपने देख चुके हैं, जहां इनके बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े वो थे, वो धराशायी हुए। हाँ, कुछ हमें उम्मीद 1-2 सीटों की और थी और बड़े कम मार्जिन से वो हुई। हम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन समझते हैं। मेरा बड़े भाई है मोहनलाल भाई बडोली जी, मैं उनकी सिस्टर हूँ छोटी। और आज इतनी बहुत खुशी है, पूरे हरियाणा में बीजेपी की लहर है। और हम प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है नवाब शानी जी, उनके नेतृत्व में हम दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम देश का तीसरी बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को तीसरी बार बीजेपी सरकार बना कर दिखा कर लाएंगे। और बात आज क्या खुशी है? आज इतनी भारी खुशी है जो हरियाणा के भाई मोहनलाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं और पूरे हरियाणा में बीजेपी की लहर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मीटिंग का दौर लगातार जारी है, तो वहीं किस सीट से कौन से नेता को टिकट दिया जाएगा, इस पर भी मंथन हो रहा है। और इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। बडोली मुख्यमंत्री नायब सैनी की जगह लेंगे। सीएम सैनी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो संगठन की कमान संभाल रहे थे और बडोली की नियुक्ति के बाद राज्य में अब सैनी और बडोली की जोड़ी विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालेगी। और मोहनलाल बडोली वर्तमान में राय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। वे अभी तक हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनने से उनको प्रमोशन के तौर पर यह देखा जा रहा है। और ऐसे में सवाल सिर्फ यही उठता है कि आने वाले वक्त बताएगा कि दावे जो बीजेपी के नेता जरूर कर रहे हैं कि बडोली के लिए राह कितनी आसान होगी। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। लगातार ये बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मोहनलाल बडोली को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के मायने क्या है और मोहनलाल बडोली के लिए राह कितनी आसान होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दावे बीजेपी के नेता जरूर कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी रणनीति के साथ लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। और ऐसे में इनेलो और जेजेपी भी मिशन विधानसभा में जुट चुके हैं।
हरियाणा बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष और साथ ही बडोली की नियुक्ति के बाद राज्य में अब सैनी और बडोली की जोड़ी विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालेंगे। मोहनलाल बडोली वर्तमान में राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और साथ ही वे अभी तक हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनने को उनके प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही मोहनलाल बडोली को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के मायने क्या है, ये लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी पार्टियां पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। चुनाव से पहले पार्टियों ने कमर कस ली है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। मीटिंग का दौर लगातार जारी है, तो वहीं किस सीट से कौन से नेता को टिकट दिया जाएगा, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। और इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद के लिए बीजेपी मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष के बीजेपी ने कमान सौंपी है और ऐसे में बडोली मुख्यमंत्री नायब सैनी की जगह लेंगे और सैनी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो संगठन की कमान संभाल रहे थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और वहीं बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने नया अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। मोहनलाल बडोली को बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और साथ में मोहनलाल बडोली के लिए राह कितनी आसान होगी ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मेहमान का परिचय करा देती हूँ। रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुसूरा इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रामराजी शर्मा जी से रहेगा, बीजेपी प्रवक्ता से। शर्मा जी, मोहनलाल बडोली वो नेता है जो लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मोहनलाल बडोली पर भरोसा जताया, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, मोहनलाल बडोली संगठन कौशल हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष से उन्होंने अपना जीवन का कैरियर शुरू किया था और फिर वो जिलाध्यक्ष रहे। अब वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं और विधायक हैं। सबके मिलनसार हैं, जन जन के चेतते हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं और संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास में। और उधर से हमारे मुख्यमंत्री जी भी संगठन कौशल हैं। 24 घंटे दरवाजे उनके जनहित के कार्यों के लिए खुले रहते हैं और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं और ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा, भाइयों सब कुछ आपका है। और हरियाणवी में कहते हैं ना, मैं थारार तम मारे। अब रोहतक से कुछ हमारे भाई मिलने के लिए परसों रात को 12 बजे आए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैसेज भेजा, कोर्टी वालों ने मैसेज दिया तो उन्होंने बुलाया, वो बोले हाँ भाई बताओ। बोला भाई हम तो सैनी साहब चेक करना आए थे, तो कव है कि रात में 12 बजे मिला भी है। तो मेरा कहने का मतलब यूं है, 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं और अक्सर वो हर जगह जहां भी जाते हैं वहां हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। युवा शक्ति उनका भारी वेलकम करती है और 36 बिरादरी के वो नेता हैं, जन जन के चेते हैं। और आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ये बीजेपी में संभव है।
कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। और आज आप देखते होंगे पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी? मुख्यमंत्री अपने बच्चों को नौकरी लगाता था, अपने क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद। माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रथा को तोड़ा। उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मेरिट के आधार पर उन्होंने भर्ती शुरू करी, बिना खर्ची बिना पर्ची के। आज हमारे लिए गौरव की बात है उनके दिखाए हुए रास्ते पे, उनकी नीतियों को, माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों को और हमारे बीजेपी की नीतियों को हमारे मुख्यमंत्री जी जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद भरपूर उनको मिल रहा है। मैं कह सकता हूं जिस तरह केंद्र में हमारी सरकार आई है, हरियाणा में भी हमारी सरकार आएगी। वैसे हमारे हरियाणा में ये रहा है, पीछे प्रथा रही है, जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता होगी वही पार्टी हमारे प्रदेश में भी सत्ताधारी होगी। जैसे पहले कांग्रेस का केंद्र में शासन था तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को स्वीकार किया, ऐसे बीजेपी का हमारा शासन था तो हरियाणा में हमारी सरकार बनी। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारी जनता ने मन बना लिया है कि भाई हम बीजेपी का वोट देंगे, और जो काट की हंडी है वो एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कांग्रेस की काट की हंडी एक बार चढ़ गई और जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है। उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खतरे में, संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं, बहनें उनके पीछे दौड़ रही हैं, अरे खटाखट वाले हमारे 8,500 रुपए तो दे दो। तो इनके पास में कोई जवाब नहीं है। जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है और बहुत पछतावा है, जनता में भारी रोष है। अब जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है, 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है। और जैसे ये भाई अक्सर कहते रहते हैं किसानों के बारे में, सबसे ज्यादा किसान हितैषी हमारी सरकार है। किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना हमारे प्रधानमंत्री किसान निधि से उनके खाते में आ जाते हैं। और पहले ये क्या करते थे, किसान की जमीन को सस्ते भाव में हड़प लेते थे, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के, और महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इन्होंने भेजे थे, आपने देखा होगा। आज किसान की 1 इंच भी जमीन बिना किसान की मर्जी के कोई खरीद नहीं सकता, कोई एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं। और जिस तरह से आप देखते होंगे हर रोज 8 से 10 हजार की भीड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आती है, और जहां भी जाते हैं विशाल जनसलाम उमड़ जाता है। और माननीय मनोहर लाल जी ने जो किया, उन्होंने किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची का नौकरी लग रहा है। मैं समझता हूं उनकी जय जयकार हो रही है, हर जगह ये कह रहे हैं। ये है मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियां, और उन नीतियों को मुख्यमंत्री जी फॉलोअप कर रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज गौरव की बात है कि आज युवा शक्ति में बहुत भारी जोश है। सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी, महिला शक्ति हमारे साथ है। आज 36 बरादरी का शुरुआत हमारे साथ है, और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 36 बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा सर, ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास शर्मा जी। हांडा जी हमारे साथ जुड़ी है। हांडा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि बीजेपी ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है, चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दमखम के साथ उतर चुकी है, और ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति, कांग्रेस की क्या तैयारी? सोनिया जी, आपका नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। शायरी भी एक खेल है शतरंज का, शायरी भी एक खेल है सियासत की शतरंज का, जिसमें लफ्जों के मोहरे मार दिया करते हैं एहसासों को। शतरंज का वजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो समझ लो खेल खत्म। तो ये एक बात मैं पहले कह दूं कि ये डिबेट आज खराब होगी, क्योंकि राम राजी है वहां पे, ये बीच में बोलेगा जरूर, ये रोकेगा नहीं है, क्योंकि इसकी आदत है
कि दूसरे को बोलने ना दे। ये डिबेट खराब करेगा, मुझसे पहले लिखवा लीजिए, सुन लीजिए सोनिया जी। अब मैं जरा बातों का जवाब दे दूं। आपने पूछा हमारी क्या तैयारी है। हमारी फुल फ्लेज तैयारी है। हमारा भी सीटों के ऊपर मंथन चल रहा है, साथ में साथ हमारा प्रसार भी चल रहा है, जो कि महिलाएं भी कर रही हैं, युवा भी कर रहे हैं, युवतियां भी कर रही हैं। हर कोई इनके खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं। एक कहावत है ना, मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। जो ये कुकर्म कर चुके हैं, जो इन्होंने जनता को प्रताड़ना की नीतियां बनाई, वो लोग भूले नहीं है। जो पहलवान बेटियों के साथ किया, जो किसानों की हितैषी बता रहे हैं। अभी आप ही खबर में बता रहे थे कि किसानों ने घेराव की चेतावनी दी। किसानों ने घेराव की चेतावनी दी कि अगर उनको उनकी मांग नहीं मानी गई तो, ठीक है जी। और घोषणाओं से झूठ फैलाने का तो इनका जिसे कहते हैं डीएनए में ही है। कोई एक भी घोषणा इन्होंने पूरी करी हो, ये कहते हैं 8,500 के लिए बड़ा रोते हैं, 15 लाख की बात नहीं करते। केंद्र में तो आपकी सरकार थी, हमने तो तब कहा था जब हमारी केंद्र में सरकार आएगी। कॉमन सेंस नहीं है इनमें, इस आदमी में कि कॉमन सेंस की बात कर रही है, ठीक है। और इन्होंने आरक्षण खत्म कर ही दिया, संविधान को खत्म करने चले थे, इसमें कोई शक नहीं है। जनता समझ गई और इसने इनको घुटनों पर ला दिया। इनको समझ नहीं आ रहा। मोदी जी अभी भी इसी गलतफहमी में है, इसी अभी मुगालते में है कि जी मैं तो आई मी एंड माई सेल्फ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं तो वो हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ मैं तो, जो कि मतलब मेरे को सीधा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो परमात्मा ने कहा था किसानों के लिए काले कानून लाने के लिए, किसानों ने कहा था, मतलब परमात्मा ने कहा था क्या? उन्होंने कहा था क्या नोटबंदी करो आप? उन्होंने तो नहीं कहा था परमात्मा ने। परमात्मा तो गलत कर नहीं सकता। वैसे भी परमात्मा ने अयोध्या में अच्छा जवाब दे दिया करारा कि भैया मुझे बेचने की कोशिश करोगे। और यहाँ तक कि पुरी के शंकराचार्य जी ने भी कह दिया जो झूठ आप फैलाते हैं। सोनिया जी इसको आप चुप करवाएंगे? जी शर्मा जी, लोग आपको समय दिया जाएगा। सोनिया जी आप इनको शुरू से चुप करवा दीजिए। मैंने पहले कहा था डिबेट खराब करेगा ये आदमी। बोलिए, ये बोलने नहीं देगा बीच में। तो जो मैं एक चीज और सवाल पूछना चाहती हूँ, सवालों के जवाब पे कभी नहीं आते, मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। जो नीतियां खट्टर जी ने बनाई थी और जिनमें परिवर्तन अब नायब सैनी जी करें, तो मुझे बता दें जब दिन की बारी आएगी कि कौन सी बेहतर थी, खट्टर जी वाली बेहतर थी या नायब सैनी जी जो परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों ने चेतावनी दे दी, नील बटा सन्नाटा है इनका काम। जो हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था खेलों में और रोजगार में और तरक्की के रास्ते पर, इन्होंने बिल्कुल लाकर उसको धराशायी कर दिया। इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। इन्होंने 5,000 स्कूलों इन्होंने बंद कर दिए। जहां पर शिक्षकों की इतनी जरूरत है, हर जगह शिक्षकों की हर जगह जरूरत है। स्कूलों में देख लो कहीं दीवारें नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। यहाँ तक कि मैं देख रही थी इनकी स्मृति ईरानी जी ने शौचालय के नाम पर 4 दीवारें खड़ी कर दी, छत भी नहीं खड़ी करी। अमेठी में इसीलिए जनता ने, हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने हरा कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए, बहुत करारा तमाचा था उनके ऊपर। सारी जमीनें लाखों पेड़ काट कर आपने अडानी को दे दी, उसकी बात नहीं करते। लाखों पेड़ काट दिए, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए कितना खतरा है, इनको समझ नहीं आती। क्योंकि मैं वही कहती हूँ ना कि इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है इनके यहाँ पर। दूसरा, झूठा महिमा मंडन इनको करना है क्योंकि इनको पैसा मिलता है उसका। दूसरी बात, आरक्षण तो खत्म इन्होंने कर दिया। केंद्र में मैंने कहा कि इनकी सरकार थी, 15 लाख इन्होंने क्यों नहीं दिए? जो केंद्र में जिनकी सरकार होती है, सोनिया जी इनको चुप कराइए। तुमने दबाकर झूठ बोले, मैं सच बोले, सच सुना नहीं जाता, मुंह में छाले पड़ जाते हैं क्या कुछ बोलते हुए? सच बोलते मुंह में छाले पड़ते हैं क्या? आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? जनता के सामने क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं आप? सोनिया जी झूठ तो बोलते हो। जनता के सामने क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सोनिया जी मैं छोड़ रही हूँ, आप इसको चुप नहीं कराएंगे। जनता को बरकला रहे हो आप? शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। शर्मा जी जब आपको समय दिया जाएगा तब अपनी बात पूरी कीजिएगा, ठीक है? शर्मा जी आपके सवालों का जवाब दें। मैंने कहा डिबेट खराब करेंगे, आप करते हो, डिबेट खराब करते हो आप हमेशा। आपको सबने बोला डिबेट में आप जाते, कोई पसंद नहीं करता आपको। शर्मा जी जब आपको समय दिया जाए तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। शर्मा जी बीच में नहीं सर, प्लीज बीच में नहीं। बात करें इन्होंने क्या रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट नहीं, डिप्लॉयमेंट दिए, तो कहाँ हमारे पद अब याद आ गए। अब पता चल गया प्रॉपर्टी आईडी में भी खामियां हैं, अब पोर्टल में भी प्रॉब्लम है। अब सारी चीजें याद आ रही है नायब सैनी जी को, जो कि अल्पमत की सरकार है हरियाणा में। और हमने मेमोरेंडम भी दिया सेक्रेटरी को, राज्यपाल को, राज्यपाल जी को भी दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है जो इन्होंने बैसाखियों से बनाई है। दूसरी बात मैं कुछ कहना चाहूंगी, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की, इनके कल एक प्रवक्ता कह रहे थे हार जीत हार लिए मायने नहीं रखते। अरे आपने तो ईडी सीबीआई आईटी का दबा कर दुरुपयोग किया आपने। अब इस टाइम अमित शाह ढूंढ रहे हैं कि अपने विधायकों को महाराष्ट्र में कहां छुपाएं। इस टाइम वो ढूंढ रहे हैं। आपको पता नहीं है जिन बातों का तो मत बोलिए।
हम ज्ञान रखते हैं ऐसे आपकी तरह धारा 370-35 से हटाने में अहम भूमिका उनकी, राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका उनकी। सब झूठ है तुम्हारा, सब झूठ है। क्या मुकाबला करोगे उनका? सोनिया जी मैं नहीं बोली थी, आप इसको चुप कराएंगे? मैम अपनी बात पूरी मैं जब उसके बीच में नहीं बोली, मैं ज्यादा डिबेट खराब करेगा, ये आदमी ये करता है हमेशा। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा तब अपनी बात पूरी कीजिएगा, अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। शर्मा जी ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। शर्मा जी बोलूं मैं, तुम्हारे झूठ चलते जाए हमारे सच ना जाए, यही तो करे 10 सालों से गोदी मीडिया बनाकर। गोदी मीडिया तो नहीं था 2014 से पहले, कहाँ था गोदी मीडिया? बताने जरा। जनता ने कहा चुकी है, बात के लिए एक बार करती है, बार-बार में बात के लिए चढ़ चुकी है आपकी। जनता जान चुकी है, जनता बता रही है, प्रधानमंत्री तो कॉमेडी करते हैं, संसद में भी कॉमेडी चल रही है, कुछ मुद्दों पर जवाब नहीं। मणिपुर कोई नहीं गया, यहाँ पर हाथरस में कोई नहीं गया, चाहे वो गुड़िया गई आधी रात को कैरोसिन तेल डालकर, यहाँ भी 121 लोग मर गए, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई बात नहीं की गई है। हम जाते हैं तो कहते हैं राजनीति करते हैं, तो तुम लोग राजनीति नहीं करते हो क्या? तुम लोग तो घटिया वाली करते हो, हम तो स्वच्छ वाली करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो काम मैंने बताया, जो पीड़ा इन्होंने, हाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी हाल देख लीजिए। बेरोजगारी तो है ही अपने चरम पर, लॉ एंड ऑर्डर का हाल देख लीजिए कि 15 ऐसे केसेस हो चुके हैं अभी रिसेंट 1 महीने से भी कम टाइम में, जहाँ पर बड़े डॉक्टर्स और बड़े व्यापारी टारगेट किए जा रहे हैं। उनकी दुकानों पर, उनके शोरूम पर गोलियां चल रही हैं और फिरौतियां मांगी जा रही है करोड़ों में। किसकी शय पर मांगी जा रही है? इन्हीं की शय पर मांगी जा रही है ना। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, 4 दंगे इन्होंने करा दिए हरियाणा में, बेटियों को रुंधवाया, दिल्ली की पुलिस उसी के अंदर थी ना। ठीक है, हांडा जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी बनी हुई है, अनु जी से भी सवाल लेना है। अनु जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ऐसे में क्या विधानसभा के जो चुनाव हैं इसमें इसका असर देखने को मिलेगा और इसको आप कैसे देखती हैं? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। भाजपा कर रही है, ये भाजपा की झल्लाहट का प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से चुनाव से पहले इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, पूरे लगभग 9.5 साल ये लोग कहते रहे कि हमारे परम आदरणीय, पता नहीं क्या क्या उपाधियां देते थे खट्टर साहब को, हमारे महान मुख्यमंत्री जिनका हर फैसला मतलब इतना शानदार है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता, और एकदम से रातों रात उस मुख्यमंत्री को बदल देते हैं। तो जो दुनिया का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री था उसे बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? और अब इसी तरीके से इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। हालांकि भाजपा का निजी मामला है, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष उनका निजी मामला है, लेकिन हाँ ये हैरानी जरूर होती है कि अगर सब कुछ ठीक था और सब अच्छा चल रहा था तो क्या मजबूरी थी कि एकदम से इलेक्शन के इतने नजदीक इन्हें अपना पार्टी के मुख्यमंत्री, अपने पार्टी के अध्यक्ष को बदलने की जरूरत है। देखिए, जनता जानती है जिस तरीके से हरियाणा ने भाजपा को नकारा है, वो लोकसभा चुनाव हो। यहाँ पे मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि चुनाव जो लोकसभा का था ये जनता ने लड़ा भाजपा के खिलाफ, और भाजपा के खिलाफ लड़ने का मूड हरियाणा का आज भी है। लेकिन यहाँ कमी जो है वो मैं मानती हूँ कि विपक्ष की रही है, और उसी कमी को दूर करने के लिए इनेलो भरसक प्रयास कर रही है। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम बाकी अन्य जो पॉलिटिकल शक्तियां हैं उनको साथ लेके तीसरे मोर्चे का गठन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे और हरियाणा की जनता के सामने एक विकल्प रखेंगे कि आप भाजपा को तो जिताना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को जिताने के लिए आप किसी भी एरे गहरे को मत जिताओ जिसने विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभाई, जिनके अंदर इतनी मार है, जो पूरा प्रदेश देख भी रहा है, जो गुटबाजियां चल रही हैं, जो एक दूसरे पे रिसेंटली हमने देखा ही है, लोकसभा चुनाव से पहले भी, उसके दौरान भी, उसके बाद भी, जिस तरीके से मीडिया में लगातार खबरें आती हैं कि फलाने गुट ने मदद नहीं करी, उस नेता ने मदद नहीं करी, वो उसकी रड़क निकालेगा, ये जो सब कुछ हो रहा है विपक्षी पार्टी में, जो अपने आप को एक क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कहती है भी, लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया है जनता के प्रति, उनके नेताओं का, वो जनता की लड़ाई तो लड़ ही नहीं रही है, वो तो अपनी लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं।
हल्का स्तर पे एक दूसरे से लड़ने में मगन है। तो मैं तो ये कहूंगी कि डेफिनेटली जो हरियाणा की जनता है उसको अब तीसरे मोर्चे की जरूरत है और जल्दी ही तीसरे मोर्चे की घोषणा इनेलो करेगी, जिसके लिए पूरी तरीके से पार्टी तैयार है और हम अपने कैंडिडेट्स भी फाइनलाइज कर रहे हैं लगातार। लेकिन क्योंकि तीसरे मोर्चे के गठन की पूरी संभावना है, इसलिए हम अभी वो बहुत मुखरता से आगे नहीं ला सकते, क्योंकि बाकी पार्टियां तो अपने एरोगेंस में हैं, खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी की हम तो अकेले चलेंगे। लोकसभा के बाद जिस तरह से इन्होंने अपनी सहयोगी पार्टियों को दरकिनार करने का और उनको धिक्कारने का काम किया है, वो भी बाकी पार्टियों को देखना चाहिए। और मैं तो यहाँ स्पेशली ये कहूंगी कि इनेलो के प्रति जो डर था वो तो विपक्षी पार्टी के अंदर से ही वो डर निकला है। जो हरियाणा पूरे 10 की 10 सीटें लोकसभा की हराना चाहता था मोदी को, भाजपा को, उस हरियाणा के अंदर दोबारा विपक्ष की मेहरबानी से 5 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हुई और केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुई। वरना चौटाला साहब ने तो फतेहाबाद में ही 2 साल पहले तीसरे मोर्चे की घोषणा करी थी, अपील की थी। लेकिन मैं कहूंगी दुर्भाग्य है हरियाणा का और पूरे देश का ही कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो अपने एरोगेंस में है, जिसकी वजह से जनता को तीसरी बार भाजपा को लाने पे मजबूर हुई जनता। ठीक है अनु जी, वापस लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शर्मा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया। दोनों प्रवक्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ मेरा सवाल यही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा? पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ये इन लोगों की प्रवक्ता जो हमारी बहन जी बोल रही थी, इनका शासनकाल सबने देख लिया है। वह लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोल रही थी। मेरे इनके टाइम में महम कांड, कंडेला कांड, दुलीना कांड जनता भूली नहीं है। का क्या हुआ था सबका प्रदेश की जनता जानती है। ये तो है इनका जवाब। अब कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रही थी हमारे बारे में, इनके टाइम में भर्तियां क्या होती थी, मुख्यमंत्री अपने चेतों को नौकरी लगाता था, अपना परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, इस आधार पर नौकरियां मिलती थी। आज हमारे यहाँ किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये किसानों के बारे में भी बोल रही थी। इनके टाइम में किसानों के बारे में ये बोल रही थी। इनके टाइम में क्या करते थे, अच्छी जमीन पे सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा देते थे और डरा धमका के उसको क्या नाम है सस्ते भाव में जमीन को खरीद लेते थे, महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे और 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम में आते थे। आज किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। 14 फसलों पे MSP पे आधार पर हम 14 फसलें खरीद रहे हैं। और सबसे ज्यादा क्या है, आज आप मोहनलाल जी के बारे में, हमारे बड़ौली साहब जो माननीय विधायक हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाणक्य की भूमिका में जो हमारे गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, संगठन कौशल JP नड्डा जी, मनोहर लाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, और जो युवा शक्ति के प्रतीक हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और जन जन के चेहते हैं और जन जन के लाडले हैं, जो जहां भी जाते हैं विशाल जन सैलाब उमड़ जाता है। और 56 साल के बाद में भाजपा ने OBC समाज से मुख्यमंत्री दिया है। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था? क्योंकि ये तो OBC के विरोधी हैं। हमारी पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, सभी पार्टियों, सभी जातियों को समान मानती है। और आज हमारे यहाँ एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, 36 बरादरी का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये भाजपा में संभव है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ये भाजपा में संभव है। और ये तो दलित भी विरोधी हैं, क्योंकि दलितों का इन्होंने क्या किया है आप देखिए। OBC विरोधी हैं, इन्होंने क्या किया।
ये डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते हैं कांग्रेस पार्टी। इनमें आपस में लठ बज रहा है, लठम लट्ठा। जैसे इनके वो आए थे ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन के गो बैक के नारे लग रहे थे, ऐसे ऑब्जर्वर गो बैक। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं हांडा जी से। ठीक है शर्मा जी, भाई खून की ठीक है, आजादी की लड़ाई में आपने वापस लौटूंगी शर्मा जी। हांडा जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो चहितों को नौकरियां दी जाती थी। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर। थोड़ा दिमाग जबान को लगाम दे थोड़ी सी। जी जवाब दीजिए। मैं बोलूंगा सोनिया जी, हाँ कैन आई जी स्पीक? जी, मैं ये बता रही थी, ये किसानों की 14% की एमएसपी की बात करके फिर किसान धरने पर क्यों बैठा है, क्यों उनके लिए 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई, क्यों उनको छर्रे मारे गए, ये बात का जवाब दें। ये कभी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। 2 चीजें सस्ती की हो उसका बताएं। चुप रहा सोनिया जी, आप, मैंने कहा था डिबेट खराब करेगा ये आदमी, इसको आप चुप कराइए। शर्मा जी, आपको समय दिया गया था तब आपने अपने सवाल किए, अब जवाब तो सुन लीजिए शर्मा जी। बंदे को मैं कभी कहती हूँ आयुष्मान में जाकर इलाज करा लो भाई, आयुष्मान चले जाओ, 5 लाख का इलाज फ्री है, आयुष्मान चले जाओ ना। वो उनके साथ में बैठे हुए हैं। किसान को इतनी फुर्सत क्या है धरने पे जाके बैठेंगे? ये सारे कांग्रेसी हैं, ये किसान के बेस में इन्होंने भेज रखे हैं। और जो दिल्ली में मरे थे उनको भी आतंकवादी कहा था आपने, उनको भी खालिस्तानी कहा था, उनको भी आंदोलन जी भी कहा था। अरे इतना किसानों की जमीन हड़प ली थी, आपके किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली थी, महंगे भाव में बिल्डर को बेचती थी। रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? जहाँ आपका शासन था वहाँ इतना बड़ा बिल्डर कैसे हो गया? ठीक है शर्मा जी, जवाब तो सुन लीजिए सर। में इतना बड़ा बिल्डर हो गया। ठीक है शर्मा जी, जवाब तो सुन लीजिए। हांडा जी क्या जवाब दे रही हैं? आपके सवालों का जवाब दे रही हैं, जवाब तो सुन लीजिए सर। ये नहीं सुने तो प्रॉब्लम है। ठीक है हांडा जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। झूठी बोलेंगे ये। ठीक है, मैं बताना चाह रही थी कि ये इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की बात एक रह गई थी मेरी। प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने अभी 3री बार बदला है 10 सालों में। हम अगर बदलते थे तो कहते थे जी उसका मान सम्मान नहीं किया, उसका मान सम्मान नहीं किया। अब इनसे कोई पूछो कि आप इनको हटा रहे हैं, बदल रहे हैं, उनका मान सम्मान की बात कहाँ गई? दूसरी बात ये इनके जो आपकी उपलब्धि की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री की नौकरी, उन्होंने कुर्सी छोड़ी, उन्होंने कहा ऐसा है भाई युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, पार्टी को दूसरा कार्य मेरे को सौंपे, कोई दूसरा काम सौंपे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए वो केंद्र में चले गए। राष्ट्रीय नेता शर्मा जी मेरा आपसे एक सवाल है। शर्मा जी एक सेकेंड। हांडा जी, शर्मा जी मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग इतना खुश है तो सीएम चेहरा चुनाव से पहले क्यों बदला गया? मैं वो आपको क्या वजह थी कि सीएम चेहरा बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी? सोनिया जी मेरा जवाब में बीच में अड़ंगा लगा दिया। अभी आ रही हूँ आपके पास। हांडा जी, बदलाव प्रकृति का नियम है, इतिहास गवाह है, समय समय पर बदलाव होता रहता है। आपने किसानों की बात की सर, किसानों की बात की, सबसे ज्यादा नाखुश तो किसान ही नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हैं किसान। बंद मारने के लिए तैयार हूँ। उनको जिम्मेवारी सौंपी, उनको एमपी का टिकट दिया, वो एमपी बने, केंद्रीय मंत्री हैं, आजकल राष्ट्रीय नेता बन गए। उनका प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमारे साथ है, तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। अरे यही तो रोड़ा है इनका, यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। ठीक है शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ, हांडा जी से जवाब ले लेती हूँ। हांडा जी, परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया गया आपके ऊपर। आम कार्यकर्ता इनका दरी बिछा सकता है, ठीक है शर्मा जी, जवाब तो सुन लीजिए। शर्मा जी जवाब सुन लीजिए सर। हांडा जी आपके उनका वॉल्यूम क्यों नहीं डाउन करते? ठीक है आप ये हांडा जी, कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगाया है। जय शाह देख लो, इधर कुलदीप बिश्नोई देख लो, इधर आप अभी वो परिवारवाद नहीं है जो किरण चौधरी गई और उसके बाद ये दुष्यंत चौटाला का परिवारवाद का हिस्सा नहीं था। मेरी ये बात सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से बदलते हैं और ये हारे हुए व्यक्ति को इसलिए बनाते हैं अध्यक्ष ताकि वो इनकी उंगलियों पर नाचे, कठपुतलियों की तरह उसको ये नचा सके, इसलिए हारा हुआ बंदा लेते हैं। और विधायक है, आज की डेट में विधायक कर रहे हैं, जनजन का चेता है, ठीक है, मुद्दों पर बात नहीं होती। और ये कहते हैं कि वो कह रहे थे सम्राट मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, जाता रहता हूँ उनको। हांडा जी, जब आपको समय दिया जाए तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। हांडा जी, अगर इतने ही वो दिले रहे हैं आपको बिठा देते कुर्सी पर,
और दूसरी बात जरा मैं बात बता दूं जरा 1 मिनट। अब मैं जरा INLD की प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी जी। विपक्ष की कमी इन्होंने कहा रही, आपकी कमी नहीं रही जो इस सीटों पर लड़े, एक भी जीती नहीं। सपोर्ट करना था, इंसान किसी भी तरीके से कर सकता है वो, लेकिन आपकी मंशा थी ही नहीं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करें। मैं आपको बता देती हूँ आपका गठबंधन जो बनने जा रहा है BSP के साथ तो एक पार्टी तो 1.5% वोट आपका, ठीक है। विपक्ष में हम नहीं थे तो था कौन, ये मुझे बता दें। हमारी बात करके ये भी भाजपा, क्योंकि ये मैंने भाजपा के साथ सरकार बनाई हुई है, भाजपा को सपोर्ट करते हैं। ये RSS का बीज भी चौधरी देवीलाल जी ने बोया था हरियाणा में, ठीक है। तो हमारी बात झूठी बात करके ये भी जनता को गुमराह करी कि विपक्ष ने अपना काम नहीं किया। अरे आप ये 2 सीट दे देते, मतलब जिता देते, आपने क्या किया 1.5% वोट लेकर, ठीक है। और बीजेपी को जिताने के लिए मैं ये भी बता दूं आपको, शांति जरा, बीजेपी को जिताने के लिए आप और BSP साथ आएंगे ताकि वोट कटेंगे, मैं आपको पहले बता दूं। मैं दूसरी बात, निहत्था का विपक्ष, एक बात बता दूं, कोई तंत्र हमारे पास नहीं, कोई कूट संपत्ति जैसे भाजपा के पास है, इनके प्रवक्ताओं के पास भी SUV मिली हुई है, इनको खूब पैसा मिलता है, इसीलिए आके धड़ाधड़ झूठ बोलते हैं ये लोग। तो बीजेपी विरोधी अगर आप हैं तो आप 1-2 सीट जीत कर दिखा देते। एम्प्लॉयमेंट के नाम पर डिप्लॉयमेंट इन्होंने करी है भाजपा ने, जिसमें 37 पेपर लीक करके RSS और गुजरातियों को पक्की नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां। नीट का मुद्दा संसद में डिस्कस नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री, मणिपुर की बात नहीं करना चाहते। दूसरा साल लग गया मणिपुर पर जलते हुए, उनको कोई मतलब नहीं है, न चाहे हाथरस हो चाहे कुछ भी हो। और पहुंच गए वहां पर, कहा रशिया पहुंच गए पुतिन से मिलने के लिए, रशिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला उनको, रशिया में सबसे बड़ा सम्मान मिला, नहीं गए जो आज तक किसी को नहीं मिला वो उनको मिला है। रशिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला है, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारा झंडा बुलंद किया है, विदेश में हमारा झंडा बुलंद किया है, हमारे लिए गौरव की बात है। किसने करवाया? आदिवासी पर आपके नेताओं ने किया, RSS पर पेशाब आपके नेताओं ने मुंह पर किया, एक को तो छोटे को मुंह पर पेशाब करके जगाया, और 3 बार अपमान, 3 बार नाम को राम मंदिर के संगठन में बुलाया, उसके यहाँ संसद के उद्घाटन में, और जब आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा था तब भी द्रौपदी मुर्मू भी खड़ी थी। ये महिला का सम्मान करते हैं आप लोग। क्या किया? सारे प्रज्वल बनना, हमने तो सजा दिलवा दी उसको, हमने तो अरेस्ट कर लिया उसको, हमने प्रज्वल रमन्ना पर कार्रवाई की कर्नाटक में हमारी सरकार ने, जो 2,976 यौन शोषणों का आरोपी है। आपके JDS का ही है, और प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे थे कि जी आप उसको वोट देंगे तो मुझे मजबूत करेंगे, यानी कि बलात्कारी को मजबूत करो और भाजपा चलाओ। ये मतलब है आपका। महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं बताइए एक बार। और सुनो, आप करना चाहते हैं, नौकरी खत्म कर रहे हैं आप, आप हैं, हम नहीं है। हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले। राहुल जी सबसे मिलते हैं, चाहे कोई मिस्त्री हो, चाहे कोई बस वाला हो, चाहे कोई ड्राइवर हो। कभी मिले मोदी जी किसी से? कभी मिले मोदी किसी से? जाके पूछू मैं किसी की प्रॉब्लम क्या है? अपनी जेब भरने में लगे रहे चंदा चोर पार्टी, और जेब भरने में लगे रहे। अंबानी अडानी ने भी 24 घंटे के लिए बिठा दिया था कि अंबानी अडानी जो है कांग्रेस को देते हैं। अंबानी, अरे मेरी बात का जवाब दो। ठीक है, नाम बता दो, कोई 2 काम करे। ठेका ले रखा हिंदू का, घर गया था शंकराचार्य जी ने क्या कहा? सावन का वहाँ पर मीट बना रहे, उसको खिलानी चाहिए, और वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे वो। उन्होंने कहा दंडित होने चाहिए। एक-एक करके सरकार जैसे काफी बातें समझ में नहीं आ रही है, एक-एक करके, ना तो मुझे समझ आ रही है ना हमारे गरीबों को समझ आ रही है। शर्मा जी का काम करो, जिन्होंने कहा दंडित किया जाना चाहिए दुष्प्रचार के लिए, राहुल जी के लिए कर रहे हो। शंकराचार्य जी ने कहा, उनको भी अपमानित करोगे क्या? धर्म का जो सबसे बड़े गुरु हैं उनको अपमानित करोगे क्या तुम? उन्होंने कहा दुष्प्रचार किया हिंदुत्व के बारे में, राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। वही आप बताइए, तुम्हारा फंडा है, यही फंडा है, यही चोरी सिखारी है, आदत नहीं बदली। आतंकवाद रहता है क्या हिंदू? पर आ गए, राहुल गांधी का आप हिंदुओं को 400 में दे रहे हैं, मुसलमानों को 1100 में दे रहे हैं। आपने राहुल गांधी का नाम बोला ना, हिंदुओं को 400 में दे रहे हैं। आप हिंदू हिंसा फैलाता है क्या? बताओ, 400 में दे रहे हो क्या? 400 में दे रहे हो सिलेंडर हिंदुओं को और मुसलमानों को 11 में, मुझे ये बताओ। झूठ बोलते फालतू की बातें फैलाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। यही काम गुजरात से होता हुआ आ रहा है, यही काम गुजरात से होता हुआ आ रहा है। अभी हमारे कार्यालय पर जब उन्होंने कहा कि ठीक है आंडा जी, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी आंडा जी हमारे साथ अनु जी भी लगातार बनी रहे। शर्मा जी ठीक है, आपको समय दिया जाएगा। शर्मा जी जब आपको समय दिया जाए
तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। अनु जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी, आपने सुन लिया है, कांग्रेस प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप इनेलो पार्टी के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत कर रही है इनेलो पार्टी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है। क्या कुछ कहेंगी? अनु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आज तक किसी को नहीं मिला। हमारे देश का झंडा बुलंद किया है, विदेश में हमारी नाक जमाई है, हमारे लिए गौरव की बात है ये। समझे, मेहनत की कमाई से खाती, तुम्हारी इतना नहीं। चोरी का पैसा नहीं खाते, हमारे टैक्स, हमारे दिल्ली हमेशा में आऊँ, हमारे टैक्स। अरे कांग्रेस का भ्रष्टाचार की गंगोत्री, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कांग्रेस को। नहीं, यहाँ तो भ्रष्टाचार का आपने तो पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना दिया। आपने तो पूरे विश्व में इतनी चंदा चोरी करिए, वसूलखोरी करी, चंदा छापा चंदा धंधा किसने करा सारा? ये तो कांग्रेस का कल्चर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस का कल्चर रहा है। सुप्रीम कोर्ट झूठा है, क्या तो सुप्रीम कोर्ट झूठा है? बोल के बताओ, हिम्मत है तो मैं चैलेंज करती हूँ। पूरी किताब लिखी जा सकती है कांग्रेस के घोटालों पे, पूरी किताब लिखी जा सकती है मैडम, सुप्रीम कोर्ट पूरी ने कहा किताब, ये गैर कानूनी पूरी है। किताब। क्या तो सुप्रीम कोर्ट झूठा है? चुनौती देती हूँ तुम्हें, मैं चैनल पर चुनौती दे रही हूँ। मैं बोल के बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने झूठ बोला। आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में बोलिए ना, ये गैर कानूनी राहुल गांधी की स्टेटमेंट के बारे में क्यों नहीं बोलते? हिंदू हिंसा का क्या, हिंदू हिंसा का क्या बताइए ना आप। हिंदू हिंसा फैलाता है क्या? हिंदू घृणा फैलाता है क्या? बोलिए ना। 400 का सिलेंडर दे रहे हो? कौन सा मुसलमानों को 400 और हिंदू को दे रहे? बोलिए ना। नहीं ले रखा आपने। और फिर वहाँ नौटंकी कर रहे हैं, वहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी आशीर्वाद देंगे, जल बेचने वाले, राम को हनुमान जी बेचने वाले आशीर्वाद कभी देंगे। सनातनी नहीं हो सकते। झूठ बोलने वाले भी कभी सनातनी नहीं हो सकते। हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैं। ठीक है हांडा जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 5 सीटों पर लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? मैडम, रणनीति हमारा शीर्ष नेतृत्व बना रहे, लेकिन हमारा प्रचार और प्रसार खूब हो रहा है हरियाणा में। जहां से भी हमें कम वोट मिले, हम उन जगहों को भी अब कवर कर रही हैं कि भाई हाँ, लोगों को बताएं कि भाई आप इनके झांसे में मत आना भाजपा के, ये लूट के खा जाएगी। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा ऐसे ही कर दिया इन्होंने, प्रदेश पर लूट कर खा गए, उसमें इनको भी हिस्सा मिला है। इसीलिए उछल कूद करते हैं चैनल पर आकर, ज्यादा उछल कूद इसीलिए करते हैं ये चैनल पर आकर। हमारी तैयारी फुल है, चल भी रही है, चलती रहेगी टिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी जिसे कहते हैं क्षण तक हमारी तैयारी चलती रहेगी, चल रही है, चल रही थी। हम भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार हैं हम भी। ठीक है हांडा जी, लोग विधानसभा चुनाव के लिए। ठीक है, अनु जी के पास जाना चाहूंगी। अनु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अनु जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने इनेलो पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से इनेलो मिली भगत है और भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है। कैसे खंडन करेंगे आरोपों का? जी, मैंने बहुत गौर से सुना मेरी प्रवक्ता बहन को। इन्होंने ये कहा कि बीएसपी को लेकर आएंगे ताकि वोट काट सकें, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि हाँ, ऐसा ही होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, मकसद होता है कि वो वोट हासिल करे। आपका कोई कॉपीराइट नहीं है वोटों पे, जनता जिसे पसंद करेगी। अब आप भगत राम जी को कह रही थी, अब आप क्या कर रही है मैडम? आप अपनी बात में बोलिएगा। भगत राम कौन है यहाँ पर? राजा राम जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप उन्हें कह रही थी कि बीच में बोलते हैं, तो आप भी तो वही कर रही हैं। मैं ये कह रही थी कि हाँ, बिल्कुल हम बसपा को लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट हरियाणा में सिर्फ बसपा ही नहीं, हम कोशिश करेंगे कि और भी जो क्षेत्रीय ताकतें हैं हरियाणा की, उनको भी साथ लेके आए और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने का काम करें, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होता है। हम चाल नहीं चलते अपनी ही पार्टी के नेताओं को मार के भगाने का,
वो तरीका नहीं है हमारा कि प्रभुत्व जमा लें और जिस तरह की राजनीति इनके नेता करते हैं वैसा नहीं। हम तो छोटी छोटी ताकतों को जोड़ने में बिलीव करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ नहीं समझते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बसपा को अगर आप कांग्रेस हल्के में लेती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक बड़ी शक्ति है, हम तो बिल्कुल मानते हैं, और इस तरह की और शक्तियों को भी हम जोड़ेंगे। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि ताकि कांग्रेस को नुकसान हो जाए, तो कांग्रेस ना करे नुकसान। पावर शेयरिंग करने में तो आपको बड़ी तकलीफ है। अगर आपको ये तकलीफ है तो आप सुधरिए ना, आप पावर शेयरिंग करिए। आप तो करते क्या हैं? कांग्रेस का रवैया क्या है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो इग्नोर्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उसमें महिलाएं भी हैं, कि उनको सिर्फ भाजपा से डराओ, और भाजपा से डरेंगे तो हमारे पास तो आएंगे और ठिकाना क्या है। तो ये रवैया भी तो अच्छा नहीं है ना। आप पावर शेयरिंग करिए अलग अलग वर्गों के साथ, अलग अलग शक्तियों के साथ। वो आपको करनी नहीं है और फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है कि ये लोग संगठित क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं होंगे। आप क्यों संगठित हुए थे लोकसभा चुनाव में? कभी आम आदमी पार्टी तक को नहीं छोड़ा आपने, जिनका मुख्यमंत्री जेल में था शराब घोटाले में, और जिस पार्टी की स्थापना ही आपके विरोध में हुई थी, उनके साथ आप करो तो रासलीला, हम करें तो आपको समस्या है। तो ये क्या लॉजिक है कांग्रेस का? मेरी समझ से बाहर नहीं है हमें, मैं तो बताया मैंने। हमारे मैडम आप अपना देखिए, आप जब बोलते हैं हम बीच में नहीं बोलते, आप भी सुनिए। उसके बाद मैं आना चाहूंगी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने जो कहा कि इनेलो के राज में किसानों के साथ अत्याचार हुआ। तो जनता ने देखा है पिछले 3, 4, 5 सालों में कि कितना जबरदस्त अत्याचार भाजपा के राज में किसानों पे हुआ है। तो हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। जिस हल्के का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उस हल्के ने कई बार इनेलो के विधायक भी बनाए हैं, सांसद भी बनाए हैं उस क्षेत्र से। अगर अत्याचार हुआ होता तो इतना अच्छा वहां पे प्रदर्शन इनेलो का नहीं रहता। तो ये तो हम बहुत अच्छी तरह से, जनता भी जानती है कि किसने करवाया था, और ये पॉलिटिकल था या नॉन पॉलिटिकल था वो जनता जानती है। मैं आज के दौर पे आना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में व्यापारियों से करोड़ों करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारी एक एक महीना प्रदर्शन करके, विरोध करके थक चुके हैं, बाजार बंद कर चुके हैं, उसके बावजूद अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब करवा ही भाजपा रही है, और भाजपा व्यापारियों को सजा दे रही है कि तुमने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया इस बार। ये बिल्कुल जनता के अंदर ये चर्चा है कि क्योंकि व्यापारियों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, इस बात की सजा सेंटर से गुंडे भेज के दे रही है भाजपा सरकार व्यापारियों को। अनु जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि व्यापारियों को सजा दी जा रही है क्योंकि वोट क्यों नहीं दिया, तमाम तरह के आरोप, क्या ऐसे खंडन करेंगे? ये और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँगा। सरकार किसकी है भाई? अभी तो उन्होंने अपने टाइम में जो किया सो किया, तुम्हारी सरकार है इस टाइम तो। पहले सुनने तो दो हमारे को। सरकार तो लो, सरकार तो तुम्हारी है ना, केंद्र में भी और यहाँ पर राज्य में भी। हमारी 36 बिरादरी की पार्टी है और सभी वर्ग हमारी पार्टी से खुश है। वसूली घोरी नहीं पता, सभी वर्ग खुश है। इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ का चंदा लिया, सीरम इंस्टीट्यूट का भूल गए, गलत दवाइयां बनाने वाले डॉक्टर रेड्डी से भी वसूली करी आपने। वो जो खान जो गिर गया था उत्तराखंड में, जहाँ से एक आदमी ने बचाया, हमारी तो सरकार बहुत बढ़िया काम करी है। झंडा दिया 50-52 करोड़ का वसूली करी, आपने झंडा दिया। मैडम आपके टाइम में होता था किसान की जमीन सस्ते काशी विश्वनाथ में 150 मंदिर तोड़े इन्होंने। मैं भी इसके विषय बोलूंगी। मैं काशी विश्वनाथ में 150 मंदिर तोड़े इन्होंने। वहाँ के लोगों ने कह दिया, संकल्प ले लिया कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। काशी विश्वनाथ में जो नौकाएं चलाते थे, छुआरे से चलाते थे नौकाएं, उनका धंधा बंद करके सारे स्टीमर चलाने के लिए गुजरातियों को दे दिया इन्होंने। सब जगह गुजराती फैले हुए हैं। जिनको सिर्फ व्यापार करना आता है उनको भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भावनाओं से। आपको हांडा जी, लोग जवाब नहीं, हांडा जी जवाब, माय
माइंडेड, नायब सैनी जी यू आर दूसरी नो बार, कंसर्न, नायब सैनी यू आर दूसरी नो बार, कंसर्न विद पीपल। मैडम देव अब तुल्य एक मजबूत विपक्ष किया है ना, नायब सैनी ये जी दूसरी इनेलो की बार आ प्रवक्ता रहे भी सुनने के हैं, मजबूत जन विपक्ष के हमें चेते दिया है, हैं, हिंदू बरादरी के मसीहा हैं, मजबूत युवाओं विपक्ष के किया हृदय है। सम्राट हैं, मोदी जी का और चेहरा देखने वाला होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली सबका होती है, इनको आशीर्वाद समझने है, का बॉडी लैंग्वेज महिला होती शक्ति क्या का है। आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बहनों हाँ, का बुजुर्गों का आशीर्वाद है, 5 लाख युवा बुजुर्गों शक्ति की हमारे पेंशन साथ काट दी। है। ठीक है हांडा जी, पाँच लाख ऐसे चुप हो जाइए। पेंशन काट दी हांडा आपने। जी, अगली बार ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। नायब सैनी दूसरी बार, ठीक नायब है। सैनी दूसरी बार। ठीक है शर्मा जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। वहीं हांडा जी कुछ कहना चाह रही है। हांडा जी अब अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपके पास हाँ समय जी, है। मैं इनालो की प्रवक्ता को जवाब देना चाहती हूँ। इनको तो खैर कोई क्या बोलूं मैं, क्योंकि इसने मतलब की बात करनी नहीं है इस प्रवक्ता ने, ना मुद्दे पर जवाब देना है कि कोई 2 चीजें सस्ती करी हो, 400 का सिलेंडर या 300 का दिया हो, किसी बड़े मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। युवाओं को क्यों पीटा गया, तीन काले कानून क्यों लाए गए, 750 किसानों की हत्या क्यों हुई, सर्वे क्यों चलाए गए उनके ऊपर, 7 ईयर बैरिकेडिंग क्यों की गई। अब मैं बताऊंगी इनको बसपा का, मैंने बता दिया ना, और भी मेरे को पार्टी के नाम है, ठीक है शर्मा जी, जवाब दीजिए। अच्छा है, शर्मा जी, वोट पर रहे हैं ये, इन्होंने कहा बसपा को हल्के में ना ले। हाँ, हम बसपा को शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्योंकि जवाब पूरा बात दीजिए। सेकंड रिसर्च पार्टी अगर कोई है जो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भाजपा से डरकर काम कर रही है, वो बसपा इनके साथ जुड़ेगी। जो भाजपा से डरती है, इसका मतलब आप भी भाजपा से डरते होंगे, इसीलिए आप ऐसे लोगों का साथ ले रहे हैं जो भाजपा से डरते हो और डर के काम करते हो। दूसरी बात, आपके सुप्रीमो जैसे हैं, आपने बताया कि हम ये हम वो, हमने विरोधी महिला विरोधी फलाना ढिमकाना, तो आपके सुप्रीमो 10 साल जेल काट कर आए, इसको मत भूलिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। मैं कभी नहीं भूलती, आप जब हमारे पर कटाक्ष करती है ना, भाजपा को फेवर करने के लिए करती है, आप वो जैसे वो गुमराह करते हैं वैसे आप भी गुमराह करती हैं। और आपके यहाँ तो एमएलए पर मैं याद दिलाना चाहूंगी, आप यहाँ से छोड़ के तो आए कांग्रेस में, कांग्रेस से कभी कोई आपके पास नहीं आया। आपके यहाँ तो एमएलए को थप्पड़ मार दिए जाते थे, पीट दिया जाता था। राम रहीम आपकी नाक के नीचे कैसे फला फूला आपकी शहर से। नहीं तो क्या जिस शहर में आप रहते हैं, जो आपका गढ़ जिसको आप कहते हैं सिरसा, वहां पर राम रहीम जैसा अत्याचारी व्यभिचारी बलात्कारी खूनी कैसे फला फूला। कितने एकड़ों की जमीन से लोगों की लूटी, और आपने क्या किया उनके लिए, उनका भी जरा बता दें। अपने आप को ये बताते थे विपक्ष ने काम नहीं किया, विपक्ष का काम विपक्ष अपना बहुत अच्छे से कर रहा है, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आई रिपीट वी हैव इंटेलेक्चुअल, हमारे पास ऐसे वैसे लोग नहीं है कि जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। कुछ कहना चाह रही है, ठीक है हांडा जी। अभी भी 1 मिनट, सोनिया जी 5 सेकंड और दीजिएगा। अभी भी विपक्ष में जो बैठे हैं, फायर ब्रांड स्पीकर बैठे हैं, जो बैठे हैं मोदी जी के बिल्कुल सामने, और सबसे सामने होते हैं अवधेश सिंह जी, जो जीत कर आए वहां से अयोध्या से, और 6000 वोटों से 6000 वोट मिले। ठीक है हांडा जी, समय का अभाव है। अनु जी, तुम्हारी नहीं चल रही ना अभी। अनु जी कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए, समय का अभाव है। प्लीज शांति बनाए रखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस ने, हांडा जी चुप हो जाइए, उनकी बात सुन लीजिए। जोर देकर कहा कि कांग्रेस तो मजबूत विपक्ष है, कांग्रेस तो मजबूत विपक्ष है, भगवान आपको विपक्ष ही रखे, इस तरीके का आपका रवैया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा से बसपा डरती है, इसलिए वो इनेलो के साथ आई है। और ये वही कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती थी कि भाजपा दबाव डाल डाल के आम आदमी पार्टी को मजबूर कर रही है, भाजपा डरा रही है आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी, ठीक है अनु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। समय का अभाव है इसलिए आपको रोकना चाह रही हूँ, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हांडा जी भी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद, और बीजेपी प्रवक्ता रामराजू शर्मा जी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन लाल बडोली के कंधों पर कमान सौंपी है, और गैर जाट के नेता को एक कमान सौंपी गई है। ऐसे में मोहन लाल बडोली के लिए राह कितनी आसान होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।